सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कृषि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस अध्याय में से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, यानी कुल मिला के 4 नंबर का यह अध्याय है। तो छोटी चीज़ों पे हम अधिक ध्यान दें। मृदा मिट्टी को कहते हैं और ये हमसे किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई होती है, सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा भाषा का नाम याद रखना है। लैटिन भाषा के शब्द है सोलम, इससे हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, इसलिए इसको त्रिविमीय पिंड कहते हैं। मृदा जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो कार्बन से निर्मित होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो अन्य तत्वों से निर्मित होते हैं। तो दोनों पदार्थों का मिश्रण होता है ये मृदा। तो यदि इसकी परिभाषा पूछी जाए तो हम ये लिखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला एक प्राकृतिक पिंड है जो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है एवं पादपों को यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये परिभाषा हम नोट कर लें कॉपी में, और यदि एग्जाम के अंदर ये परिभाषा पूछी जाए तो अपन यही लिखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला एक प्राकृतिक पिंड है जो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है एवं पादपों को यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा के कार्य, दूसरा बिंदु है मृदा के कार्य। तो मृदा के बहुत सारे कार्य होते हैं और सभी सजीवों से किसी न किसी रूप से मृदा जुड़ी हुई होती है। तो पहला कार्य है मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, यानी इसके बिना पौधों की वृद्धि नहीं हो सकती, तो माध्यम का कार्य भी करती है। पादपों को खनिज, लवण, जल एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, यानी पौधों को सभी पोषक तत्व, जल और खनिज लवण मृदा से ही प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों, खनिजों को पुनः चक्रित करती है। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो पौधों को विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको पुनः चक्रित भी करती है। विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का कार्य भी करती है, यानी कई छोटे और बड़े जीव उसके अंदर बिल बना के रहते हैं, तो प्राकृतिक आवास का कार्य भी करती है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, सड़कें आदि के लिए भी किया जाता है। मृदा का अध्ययन, इसके लिए अपने सिलेबस में विज्ञान की 2 शाखाएं दी गई है। पहली है पेडोलॉजी, इन चीज़ों को आप नोट कर लें। पेडोलॉजी, इसमें मृदा को प्राकृतिक पिंड माना जाता है तथा मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण। तो ये बात विशेष ध्यान रखें कि मृदा के जन्म, निर्माण एवं इसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मृदा शास्त्र या इडेकोलॉजी। मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिख देंगे कि इसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। नंबर 4, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी मानव निर्मित नहीं है, यह प्राकृतिक है और प्राकृतिक कारकों से ही मृदा का निर्माण होता है। यह एक प्रकार से जीवित पिंड भी माना जाता है, क्योंकि जीवित पदार्थों के जैसे इसका विकास भी बहुत धीरे धीरे होता है। इसका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है। पैतृक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे
मृदा का निर्माण होता है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड भी कहते हैं क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील रहती है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी भी होती है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। यह विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। विनाशकारी यानी इसमें चट्टानें टूटती है, उनका विनाश होता है, एवं संश्लेषित ये प्रक्रम वो होते हैं जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्राकृतिक पिंड है तथा विनाशकारी एवं संश्लेषित या निर्माणकारी दोनों प्रकार के प्रक्रम से ये उत्पन्न होती है या बनती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, विनाशकारी और निर्माणकारी या संश्लेषित प्रक्रमों से मृदा बनती है। पांचवा है, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। हम जानते हैं कि पौधे सीधे मृदा से जुड़े हुए होते हैं। खाद्य तत्व या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पौधे मृदा से जल प्राप्त करते हैं, जड़ों के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पौधों को यांत्रिक आधार भी उपलब्ध करवाती है। तो पहला है आवश्यक खाद्य तत्व। सभी पौधे आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, जस्ता आदि सभी मृदा से प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्बन वायुमंडल से भी प्राप्त किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ऑक्सीजन भी वायुमंडल से प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन जल के रूप में प्राप्त होता है H2O के रूप में, और ऑक्सीजन भी H2O के साथ में प्राप्त होती है। बाकी सभी पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं। जल पौधों के लिए आवश्यक एक पदार्थ होता है। सभी पौधे इसको जमीन से प्राप्त करते हैं। पानी की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार और विभाजन कम हो जाता है, यानी पौधे की वृद्धि के लिए जल बहुत ही आवश्यक तत्व है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी पानी आवश्यक होता है। साथ ही ये अच्छा विलायक का कार्य भी करता है और सभी अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। जल मृदा ताप यानी जमीन के अंदर के ताप को और मृदा के अंदर की वायु को भी नियंत्रित करता है। तो इन बातों को हम ध्यान रखें। जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से ही प्राप्त होती है। मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन होती है और 79.01% नाइट्रोजन होती है। यांत्रिक आधार, पौधों की जड़ें मृदा में आसानी से गहराई तक जाकर पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, जिससे वो एक जगह पे स्थिर होकर मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं। पौधों की जड़ें कठोर परतों, नमी की अत्यधिक एवं न्यूनतम मात्रा की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करती। मृदा अवयव यानी मृदा किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है ठोस पदार्थ, इसमें 50% होते हैं। और दूसरा है रंध्रावकाश यानी खाली जगह, जो भी इसमें 50% होती है। जो मृदा कणों के बीच का स्थान होता है उसको रंध्रावकाश कहते हैं, और ये भी इसमें 50% होता है। और 50% होते हैं ठोस पदार्थ। तो यहाँ पे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि 50% इस भाग में ठोस पदार्थ है और 50% इस भाग में रंध्रावकाश है। तो ठोस पदार्थों में 45% खनिज होते हैं और 5% होते हैं ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, जिसमें ह्यूमस आदि आते हैं। 50% रंध्रावकाश में से 25% में वायु होती है और 25% में जल होता है। यहाँ पे इस निशान का मतलब ये है कि ये दोनों परिवर्तनशील होते हैं। यदि जमीन के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो वायु की मात्रा कम हो जाती है, और यदि पानी की मात्रा कम होती है तो वायु की मात्रा अधिक होती है, यानी ये दोनों परिवर्तनशील होते हैं। खनिज पदार्थों में 45% खनिज होते हैं और ये मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। इनमें लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस, मृदा में 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये वाले, जो
पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं, यानी यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो पौधों को पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे तथा मृदा वातन में बढ़ोतरी और जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाती है एवं मृदा संरचना में सुधार करता है। तो कार्बनिक पदार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। यह मृदा वातन में भी बढ़ोतरी करता है, साथ ही जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। और हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे, धनायन विनिमय क्षमता, उसको भी ये बढ़ाता है। मृदा में आयतन में 25% जल होता है। जल मृदा रंध्रावकाश में भरा होता है। अधिकांश पोषक तत्व घुली हुई अवस्था में ही पौधों को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो आयनिक अवस्था में और जल में घुली हुई अवस्था में ही पौधों को प्राप्त होते हैं। मृदा वायु, मृदा में 25% वायु होती है। इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाई जाती है। मृदा में गहराई बढ़ने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। पृष्ठ मृदा एवं अवमृदा, पृष्ठ यानी ऊपरी सतह की मृदा को कहते हैं और अवमृदा उसके नीचे वाली परत होती है। तो सतह से 15 सेंटीमीटर गहरी परत जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है और सारे कृषि कार्य इसी में ही किए जाते हैं, तो इसको पृष्ठ मृदा कहते हैं। यानी ये ऊपरी परत होती है और इसकी गहराई मात्र 15 सेंटीमीटर तक ही होती है। पृष्ठ मृदा के नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, यानी ये काफ़ी मोटी परत होती है, इसको अवमृदा भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? पृष्ठ मृदा पूरी तरह से अपक्षयित होती है, यानी इसमें विघटित पदार्थ होते हैं, जबकि अवमृदा आंशिक अपक्षयित होती है। पृष्ठ मृदा में वातन अच्छा होता है, यानी इसमें वायु की मात्रा अच्छी होती है, जबकि अवमृदा में वातन अच्छा नहीं होता, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें नहीं पाई जाती। पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी ज़्यादा होती है, यानी पृष्ठ मृदा ऊपरी सतह की परत होती है, ऊपरी सतह होती है, वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियाँ या जंतुओं के अवशेष सड़ने के पश्चात वापस मृदा में मिल जाते हैं। जबकि अवमृदा नीचे वाली परत होती है और वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम होती है। पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि अवमृदा में जीवों की संख्या एवं सक्रियता कम होती है। इसका कारण यह है कि ऊपरी परत में या ऊपरी सतह में वायु भी होती है और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, तो सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन या वायु दोनों की कमी होती है, तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। पृष्ठ मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि अवमृदा की धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। पृष्ठ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जबकि अवमृदा कम उपजाऊ होती है। मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल इंग्लिश में कहते हैं। मृदा में ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी, ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर कई परतें समानांतर दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहते हैं। इन सभी संस्तर को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका को ओ, ए, बी, सी तथा आर संस्तर में बांटा गया है, यानी इसमें 5 परतें पाई जाती है। ऊपर ओ संस्तर होता है, उसके नीचे ए होता है, फिर बी, फिर सी और नीचे आर संस्तर होता है। तो जो विभिन्न परतें मृदा परिच्छेदिका में दिखाई देती है उनको संस्तर कहते हैं, तथा सभी संस्तरों को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। ये चित्र देखो आप, ऊपर इसमें ओ संस्तर होता है यहाँ पे, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, O1 और ये O2। तो सबसे ऊपरी संस्तर होता है, और O1 जो ऊपरी वाला होता है, O1 संस्तर में बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं, जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है या पहचाना जा सकता है, जैसे पेड़ की पत्तियां, टहनियां, पत्थर आदि।
दूसरा इसका पार्ट है O2, जो पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष होते हैं और इन्हें आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। यानी इसमें जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं या हो जाते हैं। O के नीचे A संस्तर आता है, यहाँ से O है ऊपर और यहाँ से नीचे A संस्तर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। A1 जो ऊपर वाला होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का गहरे रंग का मिश्रण होता है। यानी ऊपर इस A1 से ऊपर वाली परत में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और नीचे खनिज पदार्थ होते हैं, तो दोनों का मिश्रण A1 संस्तर में पाया जाता है। A2 A संस्तर का दूसरा उप संस्तर है A2। A2 से मृत्तिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तर में हो जाता है। यानी ये A2 है और यहाँ से इनका निक्षालन B2 में हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, A2 से मृत्तिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे की परतों में होता है और वो होता है A2 से B2 में। ये ऊपर A2 है और यहाँ पे B2 है, तो ये निक्षालन हो जाता है। इसलिए A2 को निक्षालित संस्तर भी कहते हैं। इसको नोट कर लें, निक्षालित संस्तर A2 को कहते हैं, क्योंकि A2 से मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड नीचे की परतों में चले जाते हैं। A3 यह परिवर्तनशील संस्तर है और इसमें मुख्य A संस्तर के गुण होते हैं। B1 A संस्तर के नीचे आता है B संस्तर, यहाँ से यहाँ तक, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, B1, B2 और B3। B1 भी A3 की तरह परिवर्तनशील संस्तर होता है और B2 को निक्षेपित संस्तर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोहा, मृत्तिका और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड A2 से B2 में आके यहाँ पे वो जमा हो जाएंगे, इसलिए इसको निक्षेपित संस्तर भी कहते हैं। B3 B और C के मध्यवर्ती परत होती है। ये यहाँ पे B और ये C, तो इसके मध्यवर्ती परत होती है। C संस्तर में कम विघटित एवं अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। ये C संस्तर है और इसमें कम विघटित पदार्थ होते हैं। और R संस्तर सबसे नीचे होता है, जो एक मूल पदार्थ होते हैं जो कठोर चट्टान के रूप में पाए जाते हैं।